वेलकम दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद कौशल सर में आपका स्वागत है। और मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार एक टॉपिक है जो आप पॉलिटी का लेके आया हूँ, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे पूरा डिस्क्राइब करके आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगा हो तो इस सेशन को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप लोगों का सपोर्ट का ज़रूरत है इस चैनल को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो हम लोग का संविधान में एक भाग है, भाग 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और आर्टिकल मौलिक अधिकार का जो आर्टिकल है कहाँ से कहाँ तक याद रखिएगा, 12 से 35 तक जो आर्टिकल है वो किसका संबंधित है, ये आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। सबसे पहली बार जो है मांग किया गया था, मौलिक अधिकार की जो मांग की गई थी मौखिक रूप से, याद रखिएगा किसके द्वारा की गई थी, तो एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और इसे संविधान का जो भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा क्या होता है याद रखिएगा। तो आपको बताया कि ब्रिटिश राजा किंग जॉन जो था, नागरिकों के लिए एक अधिकार यानी एक अधिकार बनाया था, कब? 1215 ईस्वी में, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया है। यानी कहने मतलब ब्रिटेन के नागरिकों के लिए एक अधिकार के रूप में, दस्तावेज के रूप में लिखा गया था 1215 ईस्वी में। कौन? ब्रिटिश राजा किंग जॉन के द्वारा, जिसको वहाँ का मैग्ना कार्टा कहा गया। उसी तरह हम लोग के भारत में भी जो भाग 3 है वो क्या है, भारत नागरिकों का मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसीलिए भाग 3 को क्या कहा जाता है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पहली बार लिखित मांग जो है मौलिक अधिकार का मांग कौन किया था? मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसमें किया गया था? 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया था, उसमें उसमें कि पहली बार मांग उठाई गई थी। ठीक है, लिखित रूप से मांग किया गया था। और नेहरू रिपोर्ट को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। संविधान का ब्लूप्रिंट के रूप में भी जाना जाता है इसको। आगे कांग्रेस जो था, इसको कांग्रेस के द्वारा 1931 ईस्वी में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की मांग की। ठीक है, कराची अधिवेशन, किस अधिवेशन में? कराची अधिवेशन में। और उसकी अध्यक्षता सरदार भाई वल्लभ पटेल ने किया था, याद रखिएगा इस बात को। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तेज बहादुर सप्रुतु जो थे, समिति के द्वारा जो दो भागों में इसे बांटा गया था। पहली बात याद रखिएगा, मौलिक अधिकार, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत रखा गया और इसका अनुच्छेद 12 से 35 था। इसको कोर्ट में लेके जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाके इसकी सुनवाई की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में पेशीगिरी कर सकते हैं रीट के थ्रू। ठीक है, लेकिन नीति निषेध तत्व जो है, इसका वर्णन किया भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में। इसको कोर्ट में ले जाया नहीं जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहला अनुच्छेद हम लोग का आज का है, क्या है? तो अनुच्छेद 12 में क्या है कि अनुच्छेद में 12 में राज्य का परिभाषा किया गया है। राज्य कैसे बनता है? एक राज्य जो है ना, भारत राज्यों का संघ है, पता है। तो यहाँ कहा गया है कि राज्य, भारत एक क्या है, भारत की, है ना, भारत की राज्य की परिभाषा की गई है। इसमें क्या परिभाषा को बताया गया है? राज्य में कौन कौन सम्मिलित है? केंद्र सरकार, संसद और कार्यपालिका। और संसद में कौन कौन आता है? तो याद रखिएगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आता है। और राज्य सरकार, विधानसभा, विधानमंडल और कार्यपालिका होता है। ठीक है, तो विधानमंडल में कौन कौन होता है? तो याद रखिएगा, विधानसभा होता है, विधान परिषद होता है और राज्यपाल होता है। ठीक है, ये सारे से मिलकर बना होता है, ये सारे अंग हैं। और क्या आता है इसका? नगर पालिका, पंचायत भी आता है, संवैधानिक संस्थाओं एवं उनके पद, ये सारे उनके इन सभी चीज़ों से मिलकर क्या बनता है? राज्य का निर्माण होता है। ठीक है, अब आते हैं अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या गया है? मौलिक अधिकार के विरुद्ध बनी विधि की निलंबन, इसको हटाने का अधिकार दिया गया है। तो किसके द्वारा कर सकते हैं? अनुच्छेद जो है क्या कहते हैं, 32 के थ्रू जो है क्या हो गया है कि रीट जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं? रीट जारी कर सकते हैं, है ना। और क्या बताया? 24वां संविधान संशोधन 1971 के थ्रू क्या है कि आर्टिकल
13, आर्टिकल 13 का प्रावधान में कोई संशोधन नहीं किया सकता, अनुच्छेद 13 के प्रावधान में कोई संशोधन नहीं किया सकता है, लेकिन अनुच्छेद 368 के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, रेट के थ्रू जारी नहीं कर सकते, लेकिन अनुच्छेद 368 की तरह इसमें क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार, अब आते हैं कि मौलिक अधिकार की संख्या टोटल कितनी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मौलिक अधिकार की संख्या आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा टोटल कितनी है, तो 6 है। तो पहला अधिकार कौन सा है, समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 है। दूसरा कौन सा है, स्वतंत्रता का अधिकार, 19 से 22 अनुच्छेद है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 है। पांचवा कौन सा याद रखिएगा दोस्तों, तो 29 संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30 है। उसके बाद छठा जो आपका आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं हम लोग इसको ताकि याद रहे। तो याद रखिएगा हम लोग को मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 6 है। पहला क्या है, समानता का अधिकार। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा क्या है, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। पांचवा संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार। और छठा क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका अनुच्छेद भी याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए ये करके हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं। पहला हम लोग का जो अधिकार, मौलिक अधिकार है, वो है समानता का अधिकार। इसमें जो हम लोग का वर्णन किया गया, कहाँ से कहाँ तक, अनुच्छेद 14 से 18 पढ़ने वाले हैं। अनुच्छेद 14 में जो वर्णन किया गया है, क्या हुआ है, विधि के समक्ष समानता का वर्णन किया गया है। विधि के समक्ष समान था, यानी सभी के लिए विधि क्या है, कानून क्या है, समान है। लेकिन एक अपवाद है, याद कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है वो बराबर नहीं माना जाता है। ठीक है ना कहीं राष्ट्रपति के पास शक्ति अधिक होता है राज्यपाल से, इस बात को याद रखिएगा। तो जाकर के ये अपवाद है, अनुच्छेद 361 में जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल जो है ये क्या है, बराबर नहीं माना गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 15 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 15 में क्या धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर मतभेद या भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते, किसी में भेदभाव नहीं किया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और आते हैं अनुच्छेद 16, लोक नियोजन के अवसर में समानता। लोक नियोजन के अवसर में क्या होता है, समानता, याद रखिएगा। लेकिन इसमें एक अपवाद है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 16 का 4 क्या कहा गया है, इसमें तो आपको आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जो है इसमें आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ठीक है, और अनुच्छेद 17 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा, अस्पृश्यता का अंत है। इसमें क्या किया गया है, अस्पृश्यता का अंत किया गया है। और अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत है। उपाधि मतलब जैसे कि शुरुआत में दिया था, जैसे राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, तो ये उपाधि जो दिया गया था लेने देने का कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो आप लोग आई होप लोग समझ रहे होंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। हम लोग कभी पढ़े, क्या पढ़े थे, पहला मौलिक अधिकार पढ़ेंगे समानता का अधिकार। दूसरा हम लोग पढ़ रहे हैं हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तो याद रखिएगा हम लोग का स्वतंत्रता का अधिकार में पहला अनुच्छेद 19 में 5 तरह से की स्वतंत्रता की बात करता है। कितने तरह की, 5 तरह की स्वतंत्रता की बात करता है। तो पहला अनुच्छेद 19 का 1 में क्या है, वाक यानी बोलने की आज़ादी है, बोलने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद क्या है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आज से बहुत साल पहले क्या है कि सभी को झंडा फहराने की स्वतंत्रता नहीं थी। जो बड़े बड़े नेता थे वो लोग फहरा सकते थे, आम आदमी को अधिकार नहीं था। लेकिन अनुच्छेद 1 के तहत, अनुच्छेद 19 का 1 के तहत में क्या बोला गया, ये झंडा अब सब फहरा सकता है, सभी कोई फहराने का अधिकार दिया गया है। उसके बाद प्रेस की आज़ादी भी आपसे पूछता है किसमें, तो अनुच्छेद याद रखिए 19 का 1 में वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 1 में, है ना, 19 के 1 में। और जानने की स्वतंत्रता, आप किसी भी चीज़ को जान सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं ना, जानने की आज़ादी दी गई है। और शांत रहने की स्वतंत्रता है। ठीक है, अनुच्छेद 19 का 2 याद रखिएगा, 19 का 2 में क्या है, शांति पूर्वक और निशस्त्र सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, यानी आप शांतिपूर्वक आप आराम से क्या कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं बिना निशस्त्र, बिना शस्त्र का। ठीक है,
अनुच्छेद 3 में क्या 19 का 3 में क्या कहा गया है, संघ बनाने की आज़ादी दी गई है, यानी संघ बना सकते हैं आप, कोई भी संघ बना यूनियन बना सकते हैं आप, ठीक ना। और 19 में 4 में क्या बोला गया, भारत में कहीं पर भी आप घूमने की आज़ादी है, भारत में कहीं भी घूम सकते हैं, किसी भी स्टेट में जाके घूम सकते हैं। और 19 का 5 में क्या बताया गया है, भारत में आप कहीं पर निवास कर सकते हैं, घर बना के रह सकते हैं, स्वतंत्र है, ठीक है। अब आते हैं अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 और 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट, यह याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो अनुच्छेद 20 में क्या वर्णन किया गया है, तो अपराधों में दोष सिद्ध होने के संदर्भ में संरक्षण है, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 20। तो ये देखिएगा किस तरह का संरक्षण से संबंधित है। तो यानी पहला बात ये देखिएगा, अपराध सिद्ध होने से पहले दोषी किसी को नहीं माना जाएगा। जब तक किसी का अपराधी घोषित नहीं कहते वो अपराधी है, तब तक वो, है ना, तब तक वो अपराधी नहीं होगा, ठीक है। सिद्ध करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और भारतीय कानून में क्या बताया गया है, किसी भी एक अपराध के लिए एक ही सजा उसको मिल सकता है, ठीक है। अलग अलग, है ना, मान लीजिए किसी को बहुत सारा मतलब कि अपराध कर लिया है, तो उसको क्या कर सकते हैं, जिसके लिए गया है उसको अगर मान लीजिए 10 साल की सज़ा मिली है, तो उसके लिए फांसी की सज़ा नहीं दे सकती है, यानी दोनों में से किसी एक को कोई एक ही सज़ा उसको दिया जाएगा, यानी एक अपराध के लिए एक सज़ा का प्रावधान है, ठीक है। उसके बाद है, अपने खिलाफ जो है गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, ठीक ना, अपने खिलाफ, है ना, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इस बात को याद रखिएगा। और अनुच्छेद 21 में जो है, ये भी अपने आप इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और निजता का अधिकार है। प्राण, दैहिक, है ना, जीवन यापन करने की आज़ादी जिसको बोलते हैं, है ना, तो ये आपको दिया गया है। अनुच्छेद, देखिए नोट के याद लिखे, इसको बहुत इंपॉर्टेंट यह पूछ लिया जाता है कि कौन सा अनुच्छेद को आपातकालीन स्थिति में भी खत्म नहीं कर सकते हैं, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 20 और 21। अभी आपको जस्ट बताया आपको अनुच्छेद 20 में क्या है, अनुच्छेद 21 में क्या है, ठीक है। अनुच्छेद 21 का 1 में क्या शामिल किया गया है, याद रखिएगा, तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा पूछ लिया जाता है, तो याद रखिएगा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण, ठीक है। गिरफ्तारी एवं निरोध का संरक्षण, तो गिरफ्तारी में क्या क्या है, तो गिरफ्तारी से पहले कारण बताना का, मान लीजिए किसी का गिरफ्तारी करे, तो गिरफ्तारी के लिए आपको बताना पड़ेगा कि हाँ किस कारण से आपको गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये पता होनी चाहिए। दूसरा क्या है कि गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेशगी होनी है, याद रखिएगा। और तीसरा क्या है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को अपने पसंद अनुसार क्या वकील यानी एडवोकेट चुनने का स्वतंत्रता दिया गया है। आते हैं तीसरा हम लोग का मौलिक अधिकार क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। तो याद रखिएगा ये दोनों अपने आप में आर्टिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अनुच्छेद 23 में जो मानव तस्करी और बाल श्रम का प्रतिबंध किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 24 में क्या है, बाल श्रम को निषेध या भी प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया है, ठीक है। चौथा आता है इसमें क्या, हम लोग का मौलिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 और 28, 25 से 28 जो है ये हम लोग क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी या अधिकार दिया गया है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। पहले आता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या बताया गया है, भारत के किसी भी धर्म और रीति रिवाज को मानने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। आप कोई भी धर्म को, कोई भी रीति रिवाज को मानने के लिए आज़ाद हैं, किसी भी चीज़ को मान सकते हैं, ठीक है, कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो आते हैं अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 में क्या गया है, तो कहा जाता है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम और सम्मेलन का प्रचार आप क्या कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कर सकते हैं, है ना, और सम्मेलन करके उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है कि भारत में प्रत्येक धार्मिक आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है, यानी आप जो मंदिर मस्जिद में जो पैसा जमा होता है और उसमें क्या कहते हैं, भगवान के नाम पर या किसी भी धर्म के नाम पे जो पैसा लिया जाता है, उसको आप, उससे आपको सरकार टैक्स नहीं लेती है, टैक्स फ्री रखा गया है इसको, इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 28 में क्या गया है, भारत में शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है, यानी कोई भी शिक्षण संस्थान होगा तो वहाँ धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हैं, ऐसा वहाँ प्रावधान किया गया है, ठीक है।
आते हैं अगला शैक्षणिक। हम लोग का अगला जो है मौलिक अधिकार क्या है, पांचवा, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार। और ये आपका कौन सा अनुच्छेद है, 29 से 30 है, ठीक है। अनुच्छेद 29 में क्या बताया गया है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण से संबंधित है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, इस बात को याद रखिएगा। अनुच्छेद 29, भाषा, लिपि और अपनी संस्कृति का प्रसार प्रसार वो क्या कर सकता है, अनुच्छेद 29 के अनुसार किया गया कर सकता है अपना उत्थान के लिए। अनुच्छेद 30 में क्या कहा गया, अपने कल्याण के लिए धार्मिक स्थानों की स्थापना कर सकता है, इस बात को याद रखिएगा। और व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने से रोका भी नहीं जा सकता है, इसमें बताया गया है। हम लोग के इसमें कितने समुदाय हैं, टोटल 7 समुदाय हैं, कितने याद रखिएगा, हम लोग का भारत में कितने समुदाय में बांटा गया है, 7 समुदाय में बांटा गया है। तो हिंदू को जो बहुसंख्यक के रूप में जाना जाता है, और बाकी जो है क्या है, वो अल्पसंख्यक के रूप में आता है। जैसे कौन कौन, तो याद रखिएगा, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी हो गया, ये सारे सारे क्या हैं, अल्पसंख्यक है, क्या है, तो याद रखिएगा अल्पसंख्यक है, ठीक है। आते हैं छठा, इसका जो है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट, ये भी अनुच्छेद अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो छठा अधिकार क्या हम लोग को दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो अनुच्छेद 32 याद रखिएगा, अनुच्छेद 32 का संबंध सीधा पूछ लिया जाता है, किससे संबंधित है, याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंध किससे, अनुच्छेद 32 से। इन्हीं के बारे में भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार संविधान का इसे आत्मा कहा गया, किसको, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का आत्मा कहा, ठीक है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय कुछ न्यायिक रीट जारी कर सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो न्यायिक रीट जो होता है वो कितने प्रकार के रीट होते हैं, तो याद रखिएगा 5 प्रकार के रीट होते हैं। कितने प्रकार के रीट होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, तो 5 प्रकार के। और याद रखिएगा दोस्तों कि उच्च न्यायालय जो होता है, उच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के थ्रू जारी करता है। उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 और सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के थ्रू रीट जारी किया जाता है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो रीट, पहला रीट हम लोग पढ़ते हैं, याद रखिएगा, जानिएगा, द बंदी प्रशस्तिकरण। क्या है, पहला रीट क्या है, बंदी प्रशस्तिकरण, हैबियस कॉर्पस, इसको इंग्लिश बोलते हैं हैबियस कॉर्पस बोलते हैं। बंदी प्रशस्तिकरण का अर्थ क्या होता है दोस्तों, तो शरीर सहित पेश करना, क्या होता है, शरीर सहित पेश करना। जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय बंदी प्रशस्तिकरण का आदेश दे सकती है। आदेश का अर्थ है कि गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष अनिवार्य रूप से पेश करना, ठीक है, करना है। और यदि न्यायालय व्यक्ति को अवैध तरीके से गिरफ्तार पाती है तो उसे छोड़ने का आदेश दे सकती है, इस बात को याद रखिएगा। बंदी प्रशस्तिकरण क्या है, ठीक है। अगला आता है रीट क्या है, तो परम आदेश, मैडमस जिसको बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय, आपको बताएं, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय 226 के थ्रू रीट जारी करता है, इसको याद रखिएगा, है ना, द्वारा अधीनस्थ न्यायालय, है ना, ट्रिब्यूनल या अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट जारी करता है, ठीक है, याद रखिएगा, उत्प्रेषण रीट जारी करता है। उत्प्रेषण सर्टेरी जो होता है आपका, ये रीट क्या है, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ट्रिब्यूनल अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए आदेश को रद्द करने के लिए उत्प्रेषण रीट को जारी करता है, इसको याद रखिएगा। और याद रखिएगा परमादेश के बारे में दोस्तों एक बात और, कि परमादेश कहाँ जारी करता है, तो याद रखिएगा, तो सर्वोच्च न्यायालय उन अधिकारियों, सर्वोच्च न्यायालय जो उन अधिकारियों पर जो ये परमादेश लगाता है जो संस्थाओं के खिलाफ, है ना, उन संस्थाओं के खिलाफ जारी करता है जो संविधान का क्या करता है, उल्लंघन करता है, संविधान का क्या करेगा, उल्लंघन करता हो, ठीक है, संविधान का जो उल्लंघन करता है उस पर क्या, कौन सा रीट जारी की जाती है, परमादेश रीट जारी की जाती है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के द्वारा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं
निषेधाक्षर क्या होता है? प्रोहिबिशन क्या होता है? निषेधाक्षर जो होता है छा का अर्थ होता है रोकना। इसे स्टे ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिकार के द्वारा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अधीनस्थ न्यायिक सिस्टम कार्रवाई रोकने का आदेश देती है। इस रिट को जारी करने के बाद अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई को समाप्त कर दी जाती है। इस बात को याद रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट है। और उसका लास्ट इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं अधिकार परीक्षण, इसको क्यों वारंटो कहते हैं। अधिकार परीक्षण का अर्थ होता है आपका अधिकार क्या है। यह रीट तब जारी की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना अधिकार का कार्य तो करता है तो न्यायिक रीट के द्वारा उसके अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उस व्यक्ति के उत्तर से संतुष्ट ना होने पर न्यायालय उसके कार्य पर रोक लगा सकती है। ठीक है, तो आई होप ये आप लोग को समझ में आया होगा। पूरा का पूरा आपको मैंने ये टॉपिक कवर करा दिया है। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।